नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज का अगला वीडियो। आज के इस सेशन में हम जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके पहले वीडियो में सबसे पहले हमने उस वीडियो में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन सीखा था। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो टर्म्स थे वो भी मैंने सीख लिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया था। मेमोरी और स्टोरेज जो टर्मिनोलॉजी है इनके बारे में हमने सीखा था। और इसका जो डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर का, कैसे कैसे कौन कौन से कंप्यूटर्स आए, कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली टर्मिनोलॉजी थी जिनके बारे में हमने सीखा था। ओके, आज के जो टॉपिक में हम जानने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानने वाले हैं। तो देखते हैं कि जो आपका कंप्यूटर है वो हम जान चुके, कंप्यूटर में क्या विशेषताएं होती हैं जान चुके, कंप्यूटर एक के बाद एक कैसे विकास हुआ वो भी जान चुके। लेकिन अब हमें जानना है कि जो अलग अलग कंप्यूटर्स आए या फिर आने वाले वक्त में जो कंप्यूटर आ रहे हैं या होंगे उनमें कौन कौन सी प्रमुख टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी इक्विपमेंट, क्या लैंग्वेजेस, वो सब चीजें आज हम जनरेशन में जानेंगे। जैसे कि हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा कि जो जनरेशन है वो कितने पीरियड में डिवाइड की गई है। कंप्यूटर में जो जनरेशन है उसे 5 पीढ़ियों में डिवाइड की गई है। सबसे पहले को पहली पीढ़ी कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन। दूसरे को बोलते हैं सेकंड जनरेशन, तीसरे को बोलते हैं थर्ड जनरेशन, और चौथे को बोलते हैं फोर्थ जनरेशन, और लास्ट में हमारी 5वीं जनरेशन। तो आज के टाइम पे जो हमारी जनरेशन चल रही है वो 5वीं है। तो कुल मिला के 5 जनरेशन है कंप्यूटर की पीढ़ी में। ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर में कितनी जनरेशन होती है? 5 जनरेशन। सबसे पहला जो जनरेशन है उसका टाइम पीरियड जानेंगे, क्या होता है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी वो जानेंगे, क्या यूज करते थे मेमोरी के रूप में डेटा को जमा करने के लिए, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ करता था और उनके एग्जाम्पल क्या है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो फर्स्ट जनरेशन, जो आपका पहला जनरेशन है। पहले जनरेशन का जो टाइम पीरियड है 1942 से लेकर 1955 तक। अब आप अलग अलग किताबों में अलग अलग टीचर से पढ़ोगे तो मे बी डिफरेंट हो सकता है, बट आपको जो मैं बता रहा हूं इसे ही याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं काफी रिसर्च करने के बाद ही आपको कंटेंट लेकर आता हूं, और जितना भी कंटेंट लेकर आता हूं उम्मीद करता हूं वो आपके लिए एक्यूरेट है। जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्होंने क्या माना है उस हिसाब से हम क्वेश्चन को रखते हैं और वही हिसाब से कंटेंट को हम यहाँ पे आपके सामने पेश करते हैं। तो सबसे पहला जो जनरेशन का टाइम पीरियड है आप याद रखोगे, प्रथम जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955। ओके, द्वितीय जनरेशन कब चालू हुआ है? 1955 से 64। तीसरा कब आ गया? थर्ड जनरेशन 64 से 75, और चौथा 75 से 79, 89 और 89 टू प्रेजेंट। ये आपको ऐसे याद रखना है। कैसे? 1942 से 55, 55 से 64, 64 के बाद 75, 75 से 79, 75 से 89 और 89 के बाद प्रेजेंट टू प्रेजेंट। अब आगे फ्यूचर तक भी हमारा 5वां ही जनरेशन होने वाला है। ओके, अब देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या यूज हुआ है। सबसे पहले जनरेशन में क्या यूज हुआ है? वैक्यूम ट्यूब। ये जो प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग को हम समझ सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि इस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया? कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। ओके, कि जो आपका ये जनरेशन हुआ करता था, पहला जनरेशन जो हमने प्रोसेसिंग लिखा, इसी को हम क्या कह सकते हैं? टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा तो आप याद रखोगे टेक्नोलॉजी को ही हम यहाँ प्रोसेसिंग डिवाइस कह रहे हैं। तो पहले जनरेशन में क्या यूज हुआ? वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ। क्या यूज हुआ? वैक्यूम ट्यूब। कंफर्म? पहले जनरेशन में क्या यूज हुआ? वैक्यूम ट्यूब। और पहले जनरेशन में जो डेटा होता था उसको जमा करने के लिए क्या यूज होता था? मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम क्या होता है? एक टाइप की मेमोरी होती है। क्या होती है? एक टाइप की मेमोरी होती है। 2 बातें हमें याद रखना है। तीसरी बात क्या याद रखना है? पहले जनरेशन में जो लैंग्वेज प्रयोग होती थी वो 2 लैंग्वेज यूज हुई। असेंबली लैंग्वेज भी पहले जनरेशन में यूज हो गई, और पहले जनरेशन के खत्म होते होते असेंबली लैंग्वेज भी आ गई। तो आपको 3 बातें हो गई इंपॉर्टेंट। फिर देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से यूज हुए, ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। सबसे पहले 3 पॉइंट देखते हैं। पहले जनरेशन का टाइम पीरियड 1942 से 55, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई या फिर कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस थी? वैक्यूम ट्यूब। मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम।
प्रोग्रामिंग के रूप में मशीनी और असेंबली लैंग्वेज। ओके, तो ये पहले जनरेशन की महत्वपूर्ण बातें थी जो भी हमने जानी। ओके, ये आपका फर्स्ट जनरेशन पूरा होता हुआ। अब देख लेते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जहां पहले खत्म हुई उसके बाद से 1955 से 1964 तक सेकंड जनरेशन, 1955 टू 1964। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई? ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब को अपडेट करके, कोई पूछेगा वैक्यूम ट्यूब को अपडेट करके क्या लाया गया, या फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई। तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करने के बाद जो टेक्नोलॉजी आई उसका क्या नाम हुआ करता था? ट्रांजिस्टर। ये किसकी जगह पे आई है? वैक्यूम ट्यूब। अब ये याद रखना है कि मैग्नेटिक टेप था, सॉरी मैग्नेटिक ड्रम था, मैग्नेटिक ड्रम को अपडेट किया गया, क्या आया? मैग्नेटिक टेप आ गया। क्या आ गया? मैग्नेटिक टेप आ गया। ये आपको याद रख लेना है। मैग्नेटिक ड्रम के बाद क्या आ गया? टेप आ गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोबोल आया और एक फोर्ट्रॉन आया। ठीक है, कैसे याद रखोगे? मशीनी और असेंबली प्रथम जनरेशन में यूज हुआ, फर्स्ट में, सेकंड में कोबोल और फोर्ट्रॉन यूज हुआ। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है 1964 से 1975 तक है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो आईसी यूज हुई। आईसी किसकी जगह पे आया? ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया तो आपका आईसी आ गया। जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते थे, ट्रांजिस्टर के साइज को और छोटा किया गया तो क्या बना दिया गया? आईसी बना दिया गया। वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ा होता था, वैक्यूम ट्यूब की जगह वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके क्या लाया गया? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके क्या लाया गया? आईसी। तो 3 सीरीज हो गई। अब मैग्नेटिक टेप की जगह क्या आया? मैग्नेटिक कोर आ गया। ये तो याद करना इजी हुआ। पहले में मैग्नेटिक ड्रम, ड्रम के बाद क्या आ गया? टेप, टेप के बाद क्या आ गया? कोर आ गया। कंफर्म। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी का नाम ले सकते हो, पास्कल ले सकते हो और बेसिक ले सकते हो। ये 3 पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो थर्ड जनरेशन में आपकी आ गई। ओके, तो हमने देखा बहुत इजी तरीके से थर्ड जनरेशन पूरा हो गया। चौथा जनरेशन 1975 टू 89। टेक्नोलॉजी क्या है? आईसी को रिप्लेस करके क्या लाया गया? VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, इसे बोलते हैं VLSIC। ओके, फिर आपके बाद है कौन सा? इसमें मेमोरी यूज हुआ। जहां आपका मैग्नेटिक कोर होता था उसकी जगह क्या लाया गया? सेमीकंडक्टर मेमोरीज, जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज कर रहे हैं। आज के टाइम पे ये प्रेजेंट ये कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं होम ऑफिस में, वो 4th यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छा पैसा लगाते हैं तो 5वीं जनरेशन का यूज करते हैं। तो आज के टाइम पे जो मेमोरी यूज होती है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो 4th में डेवलप की गई वो C++ काफी पॉपुलर थी और पर्ल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी। अब चौथी जनरेशन की बात कर लेते हैं। 1989 टू प्रेजेंट है। आज के वक्त का जो समय है वो 5th जनरेशन का है। टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है? वेरी लार्ज को अपडेट करके अल्ट्रा लार्ज बना दिया गया। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या VLSI, यहाँ पे C कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सुपर कंडक्टर यूज होने लगा। सेमीकंडक्टर को और अपडेट किया गया तो क्या बन गया? सुपर कंडक्टर मेमोरीज। कंफर्म। प्रोग्रामिंग में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है, प्रोलॉग यूज होता है और लिस्प यूज होता है। तो आपके लिए ये 5 जनरेशन है। कैसे याद करोगे? 1942 से 55, 1955 टू 64, 64 टू 75, 75 टू 89 और प्रेजेंट टू फ्यूचर। ये टाइम जनरेशन बहुत कम आता है पेपर में, लेकिन आप लोग याद कर रहोगे तो ये आपके लिए एडवांस पॉइंट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? वैक्यूम ट्यूब, या वैक्यूम ट्यूब कह सकते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस। जो आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या रखोगे? पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी को रिप्लेस करके VLSIC क्या लाया गया? VLSIC, और उसको रिप्लेस करके क्या लाया गया? ULSIC। ठीक है, मेमोरी में मैग्नेटिक ड्रम आया, टेप आया, कोर आया, सेमीकंडक्टर आया और सुपर कंडक्टर हो गया। ओके, प्रोग्रामिंग में क्या याद करोगे? सबसे पहले मशीनी और असेंबली है। अभी एक टॉपिक हम लाएंगे स्पेशल प्रोग्रामिंग से, तो वहां चीजें और अच्छे सीखेंगे। अभी सिर्फ आपको नाम याद रख लेना है। मशीनी और असेंबली प्रथम में आया, कोबोल और फोर्ट्रॉन सेकंड में आया, C पास्कल बेसिक थर्ड में आया, C++ पर्ल और 4th में आया, जैसे लिस्ट हुआ, प्रोलॉग हुआ और AI हुआ, ये आपका 5th में आया। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन पे आजकल हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पहला प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है, वो कौन होता है? OS होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे पहला प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होते थे उसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे, दूसरे में रियल टाइम शेयरिंग यूज होते थे, थर्ड में रियल टाइम यूज होते थे,
फोर्थ में भी हमारा पास टाइम शेयरिंग यूज होते थे, और आज के टाइम पे नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज होता है, KIPS करके यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ओएस। ओएस के बाद एग्जांपल। ओएस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में बहुत कम पूछा जाता है। पूछा क्या जाएगा, सबसे ज्यादा आपका मेमोरी पूछी जाती है, मेमोरी के बाद आपका प्रोसेसिंग डिवाइस पूछा जाता है, और एग्जांपल। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, और एग्जांपल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जांपल पूछेंगे। ठीक, और नंबर 2 पे आपका टेक्नोलॉजी पूछेंगे। क्या पूछेंगे? टेक्नोलॉजी। ये 2 पॉइंट आपको याद ही रखने हैं। सबसे पहले इनैक आया, इडवैक आया, इडसैक आया, यूनिवैक आया, मार्क 1 आया, IBM का एक कंप्यूटर का मॉडल है 1650। ये सब चीजें हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये सारे कंप्यूटर के बारे में, फुल फॉर्म के बारे में। उसके बाद हमारे पास सेकेंड जनरेशन में क्या आया? IBM सीरीज आया, IBM 700, IBM 1401। 1401 ये पहला कंप्यूटर है जो नेपाल में सबसे पहले लगाया गया था। अभी हमने कहीं लिखा होगा वैसे इस कंप्यूटर के बारे में, जो नेपाल में सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया, नहीं शायद कहीं छूट गया या फिर कहीं लिखा होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें ये क्वेश्चन मिलेगा। ओके, हाँ, जो कि ये लिखा है 1401 नेपाल में लाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? ये IBM का था। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। और IBM का अगला मॉडल हमारे पास कौन सा है? IBM का ये 1600 है, और CDC 3600 है। ये हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल है। किस चीज के एग्जाम्पल है? कंप्यूटर के, कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन में यूज हुआ। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ। IBM का 360 यूज हुआ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है। IBM 360, 370 इसे कहते हैं हॉनीवेल सीरीज। ये जो CDC 3600 अलग मॉडल है, और IBM 360 अलग मॉडल है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो 3600 की बात करेंगे CDC मॉडल की, तो सेकंड जनरेशन है, और IBM 360 की बात करेंगे तो आपका थर्ड जनरेशन है। और 360 के बाद 370 भी, आर्टिकल 370 नहीं, ये IBM 370 है जो आपका थर्ड जनरेशन में यूज हुआ। एक हॉनीवेल का 600 मॉडल है, यहाँ कॉमा है, हॉनीवेल का 600 मॉडल है, 6000 सीरीज है जो आपके थर्ड जनरेशन में यूज हुआ। PDP-11 बहुत पॉपुलर कंप्यूटर है जो कि आपका थर्ड जनरेशन में आया। यूनिवैक आपका, और यूनिवैक का सीरीज मॉडल क्या है? 1108 और CDC 6000। देखो यहाँ पे 2 कंप्यूटर आपको मिल गए इसके। CDC 6000 थर्ड जनरेशन में आया, 3600 आपका सेकंड में आया। सेकंड में कौन सा आया? 3600, छोटा डिजिट है, इससे बड़ा क्या है? 6000, तो मतलब ये थर्ड में आया। ये आपको याद रखना है। क्रेप फर्स्ट ये पहला सुपर कंप्यूटर हुआ करता था जो कि 4th जनरेशन में आया। उसके बाद DEC-10 आपका, एप्पल का सेकंड, वैक्स का 9000 ये आपका 4th में आया। परम 8000 ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। डेस्कटॉप, लैपटॉप और नोटबुक ये आपके 5th जनरेशन में आया। तो कौन कौन से हो गए? पहले जनरेशन में ये आपको जितने पुराने आपने पढ़े थे वो सारे फर्स्ट जनरेशन के हैं। फिर IBM सीरीज सेकंड में आई। IBM के कुछ कंप्यूटर और यूनिवैक, CDC ये आपके थर्ड में हो गए, और क्रे और एप्पल ये मिला के आपके 4th में हो गए। परम का ये आपका 5th में हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर जो एग्जाम में पूछा जाता है? पहला, दूसरा और तीसरा, यही एग्जाम्पल आपको याद रख लेने हैं। यही ज्यादातर एग्जाम्पल आपके पूछे जाते हैं। एक बार आपका एप्पल सेकंड ही पूछा गया है, एप्पल सेकंड किस जनरेशन में आया, तो आपको बताओगे एप्पल सेकंड 4th जनरेशन में। एक बार इसका हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है अभी हमने जो पढ़ाई है, या फिर मुझे याद करना है। आप कैसे याद करोगे? एक तो जनरेशन याद कर लोगे, या तो आपको रट्टा ही मानना है। इसका जो टाइम पीरियड है ये आपको रटना है। ये तो हमने साफ कर दिया, ठीक है। फिर क्या टेक्नोलॉजी कैसे याद रखोगे? सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC, VLSIC, उसके बाद आपका ULSIC। ओके, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। वेरी से बड़ा क्या होता है? अल्ट्रा होता है। ओके, मेमोरी में ड्रम आया, टेप आया, मैग्नेटिक कोर आया, फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी, उसके बाद सुपर कंडक्टर मेमोरीज। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में याद रखोगे मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज प्रथम जनरेशन में है। उसके बाद जो लैंग्वेज है कोबोल, फोर्ट्रॉन सेकंड में, सी और पास्कल आपका थर्ड में, C++ आपके 4th में, ये आई तो 5th में है। बस इतना याद रखोगे। और एग्जाम्पल तो आपको लोग रट ही लो, ये तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये जनरेशन में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो एग्जाम्पल। चलिए अब आगे देखते हैं, ये जो टेबल है इसमें से और क्या चीजें हमें याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है वैक्यूम ट्यूब। जो आपका बच्चों वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब कब बना? 1904 में बना। कब बना ये? 1904 में बना। वैक्यूम ट्यूब को बनाने वाले कौन थे ये हमें याद रखना होता है।
वैक्यूम ट्यूब को बनाने वाले कौन थे? सर जॉन एम्ब्रूस। वैक्यूम ट्यूब किसने बनाया? सर जॉन एम्ब्रूस। और लीडे फॉरेस्ट द्वारा बनाया गया। ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है कि वैक्यूम ट्यूब किसने बनाया, तो आपको पेपर मिलेगा सर जॉन एम्ब्रूस, और इनका कभी कभार नाम मिलता है लीडे फॉरेस्ट का। ओके, तो आपको एक नाम तो कम से कम याद रखना है, सर जॉन एम्ब्रूस। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके क्या लाया गया? ट्रांजिस्टर लाया गया। 1947 में ये डेवलप हुआ, सेकेंड जनरेशन में प्रयोग हुआ। किसने बनाया? इसमें ज्यादातर जो नाम मिलता है वैक्यूम ट्यूब के साथ विलियम शॉकली का मिलता है। किताबों में क्या मिलेगा? विलियम शॉकली। लेकिन 3 लोग थे, जॉन वार्डिन थे, वाल्टर ब्रिटन थे, ब्रिटन द्वारा किया गया। ये 3 लोगों के द्वारा किया गया आविष्कार किसका? ट्रांजिस्टर का। लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वो इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। किसका? विलियम शॉकली का। वैसे ही सर जॉन एम्ब्रूस का। आपको ये 2 नाम याद रखने हैं, ये तो इनको सहयोगी टाइम में थे। और एक बात आपको और याद रखना है, जब इन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया तो ये कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में, देखो ये 19वीं सेंचुरी चालू हो गई ना, मैंने बताया कि 19वीं शताब्दी को कंप्यूटर का स्वर्ण युग कहते हैं, गोल्डन एरा कहते हैं। कंप्यूटर का गोल्डन एरा 19वीं सेंचुरी को कहते हैं। कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग होती है वो 16वीं शताब्दी से होती है। तो 19वीं सेंचुरी में ये बहुत ही सक्सेसफुल इनका एक्सपेरिमेंट था। इस वजह से इन तीनों साइंटिस्ट को 1956 का नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज आप लोग समझ रहे हो, बहुत बड़ा प्राइज होता है टेक्नोलॉजी के, साइंस के फील्ड में। तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया किसके लिए? ट्रांजिस्टर के सफलतापूर्वक एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, फिर ट्रांजिस्टर को अपडेट किया गया, रिप्लेस किया गया, तो क्या आया? आईसी आया। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका आविष्कार 1959 में हो गया। किसे बनाया? जेएस किल्बी ने बनाया एवं रॉबर्ट नायस। इसमें भी जो ज्यादातर प्रमुखता से नाम लिया जाता है वो जेएस किल्बी का लिया जाता है। पेपर में मिलेगा आईसी किसने बनाया, तो टिक के लगाओगे जेएस किल्बी। ट्रांजिस्टर में किसका नाम मिलेगा? विलियम शॉकले का। और उसके बाद वैक्यूम ट्यूब में सर जॉन एम्ब्रूस का। ओके, टाइम पीरियड कम दिया रहेगा, लेकिन ये जो इनके फादर हैं ये जरूर दिए रहेंगे। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट को विभिन्न कंपोनेंट्स की जुड़ने एवं ट्रांजिस्टर की संख्या के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। बच्चों जो आपका आईसी था, आईसी में क्या किया गया? आईसी जो है, आईसी को धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है। तो उसी के कई सारे वेरिएंट हैं, क्योंकि बच्चों आईसी को ही अपडेट करके क्या लाया गया? VLSIC लाया गया, और फिर उसको और अपडेट किया गया तो ULSIC लाया गया। लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझ लेते हैं। जो बच्चों आईसी होता है, आईसी को समझ ही रहे हो, वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। कंफर्म? आईसी किसने बनाया? जेएस किल्बी ने बनाया। एक चीज याद रखना, आईसी जो है वो सिलिकॉन की बनी माइक्रोचिप होती है। जो आईसी है, आईसी जो है ये किसकी बनी होती है? याद रखना, हमें पहला पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। क्या मुझे याद रखना है? जो आपकी आईसी होती है, आईसी किस चीज की बनी होती है? थोड़ा सा पतला करो। आईसी जो होती है वो आपकी सिलिकॉन से बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। ये मैंने लिख दिया, ये हाँ, ये आपका सिलिकॉन से बनी माइक्रोचिप होती है। कैसी चिप होती है? माइक्रोचिप होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। कोई पूछेगा ये आईसी किस चीज की बनी होती है, तो आप बताओगे सिलिकॉन से बनी होती है। लेकिन ये आईसी क्या होती है? एक प्रकार की माइक्रोचिप होती है। और याद रखना, जो आईसी होती है बच्चों, वो क्या होती है? ये इसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। आईसी बनाने के लिए सिलिकॉन से बनी होती है, लेकिन इसमें प्रयोग क्या करते हैं? सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं। ये भी हमें याद रखना, दूसरा पॉइंट है। क्या प्रयोग करते हैं इसमें? सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात और मुझे याद रखना है आईसी से संबंधित, तो ये आईसी में प्रयोग क्या करते हैं? सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं। सेमीकंडक्टर काहे की बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। और इसी आईसी को ही हम क्या बोलते हैं? माइक्रोचिप बोलते हैं। और मुझे ये भी याद रखना है कि जो आईसी होती है वो अर्धचालक होती है, यानी कि सेमीकंडक्टर से बनी होती है। सेमीकंडक्टर से बनी होने के कारण इसी को हम बोलते हैं मोनोलिथिक। ये भी पॉइंट हमें याद रखना, ये भी पेपर में पूछा गया है कि मोनोलिथिक से आप क्या अभिप्राय है। तुम आप बताओगे कि जो आईसी होती है मोनोलिथिक,
आईसी जो होती है वो सेमीकंडक्टर से बनी होती है, इस वजह से इसे हम मोनोलिथिक कहते हैं। क्या बोलेंगे? मोनोलिथिक बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने आईसी के बारे में 3 बातें जानी। आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी को किसने बनाया? जेएस किल्बी ने बनाया। और क्या रखना है? आईसी जो आपकी है, आईसी को जेएस किल्बी ने बनाया। और अगली बात है कि आपका जो आईसी है, आईसी किस चीज से बनी होती है मिलके? आईसी सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है, इसी वजह से इसको हम मोनोलिथिक कहते हैं। ये चिप कैसी होती है? माइक्रोचिप होती है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो एग्जांपल है उसमें सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? धातु। क्या धातु का नाम क्या है? सिलिकॉन। ओके, तो ये कुछ बातें हैं। क्या क्या है ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। जो आपका आईसी है, आईसी के बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मुझे याद रखना है, क्योंकि हमें पता है कि आईसी कौन से जनरेशन में यूज हुआ। सबसे पहले तो ये आईसी हमारा 3rd जनरेशन में यूज हुआ। पहले में क्या यूज हुआ? वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी। अब जो आईसी है, आईसी तो तीसरी पीढ़ी में प्रयोग ही हुआ है, लेकिन इसमें कुछ मेन बातें हैं। आईसी को थोड़ा सा अपडेट करेंगे या फिर आईसी के ही बारे में जानेंगे। तो यहां लिखा है स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट, एसआईसी। क्या लिखा हुआ है? एसआईसी। दूसरा है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो एसआई और एमएसआई, इसके आगे मैंने आईसी नहीं लिखा, मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन आपका लिखा हुआ ये आईसी का है। यानी कि इसके अंदर कितने ट्रांजिस्टर होते हैं? 0 से 11। एमएसआई में 10 से 500। ये दोनों जो हैं ये आईसी के ही रूप हैं। तो हम कह सकते हैं कि तीसरी जनरेशन में, कौन सी जनरेशन में? तीसरी जनरेशन में आईसी का प्रयोग हुआ। लेकिन जब पेपर में आईसी का नाम ना हो, वहां लिखा हो एसआई या एमएसआई का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ, तो आप बताओगे तीसरी जनरेशन में हुआ। कंफर्म? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखते हैं हम थोड़ा सा आगे, जो 4थी जनरेशन में हमको पता है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का प्रयोग हुआ। अगर ये नाम ना दिया हो पेपर में तो कौन सा नाम दिया रहेगा? तो वहां पे पेपर में हमारा इसके नीचे वाले का नाम दिया रहेगा। कौन सा? आपका एलएसआईसी और वीएलएसआईसी, ये दोनों नाम दिए रहेंगे। कौन सा? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ये तो नाम हमें साथ साथ मिलता है। लेकिन एलएसआई पूछेगा किस जनरेशन में यूज हुआ है, तो ये आपका 4थी जनरेशन में यूज हुआ। अब बचता है 5वीं जनरेशन। 5वीं जनरेशन में आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट यूज हुआ है। और उसके साथ साथ इसमें एक हमने नहीं लिखा है, इसमें आपका अल्ट्रा के अलावा सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। आपका अल्ट्रा हुआ, अल्ट्रा के अलावा एक सुपर भी होता है। कैसे? मैं यहां लिखता हूं, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर कोई पूछेगा एसएलएसआई सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किसमें हुआ है, तो आप बताओगे 5वीं जनरेशन में। कौन जनरेशन में? 5th जनरेशन। तो ऐसे भी करके क्वेश्चन आते हैं। तो और ये जो ट्रांजिस्टर की संख्या है ये बहुत रेयर केस में पूछी जाती है। अगर ये नहीं याद रहेगा तब भी चलेगा। आपको याद क्या रखना है कि पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी। आईसी नहीं रहेगा तो कौन सा नाम रहेगा आपका? एसआई और एमएसआई। और उसके बाद 4थे में वीएलएसआई। अगर यह नाम नहीं रहेगा तो एलएसआई रहेगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। और फिर 5वीं में क्या रहेगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। और उसके बाद सबसे बड़ा होता है आपका बियॉन्ड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, जो आने वाले हमारे कंप्यूटर्स हैं बहुत ज़्यादा काम करते हैं क्वांटम एनर्जी पे, या फिर हमारे जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, या फिर जो 5वीं जनरेशन के एआई कंप्यूटर हैं उसमें आपका बियॉन्ड यूज होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, तो आपको पढ़ना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो हमने यहाँ लिखी रखी है, जो भी मैंने बताया कि तीसरी पीढ़ी में क्या यूज हुआ? एसएसआई और एमएसआई। 4थी में एलएसआई और वीएलएसआई। 5वीं में
एल व SLSI और VLSI, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं PDF फिर इस वीडियो में लिंक में नीचे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां पे लिंक डालूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब अभी आपसे पढ़ते रहिए। अब देखते हैं आईसी बनाने हो तो क्या प्रयोग करते हैं, सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग करते हैं। सेमीकंडक्टर्स में जो यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, सिलिकॉन से मिलकर बनी होती है। अगर कोई भी चिप सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी हुई होती है, इसी वजह से उसे हम मोनोलिथिक कहते हैं। मोनोलिथिक से मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो चिप सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है उसे हम मोनोलिथिक कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म था कि IBM 1401 का जो मॉडल है ये नेपाल में लाया गया पहला कंप्यूटर है। नेपाल में लगाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है, IBM 1401। अगला बात याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फ्रंटियर है। आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फ्रंटियर है। अभी एक्सपो हुआ था 2023 का, तो वहां पे 24 में कोई नया कंप्यूटर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, 2023 का ही है। 23 दिसंबर, एक साल होने वाले हैं, ठीक है। 23 दिसंबर को ये कंप्यूटर आपका लॉन्च हुआ था, पब्लिश हुआ था। कौन सा नाम रखा गया, फ्रंटियर। तो इस समय सबसे दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, फ्रंटियर। एक अगला टर्म है फिजुत्सु, ये जापान का है। 2021 में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हुआ करता था, मतलब कि फ्रंटियर के पहले कौन सा होता था, फिजुत्सु। और उससे भी पहले की बात करेंगे तो कौन सा हुआ करता था, आपका फुगाकू। 2020 में, ये कोविड के टाइम, कोविड के बाद आपका कोविड उस समय चल ही रहा था, 20 के आसपास हल्का सा डाउन हुआ था, अच्छी सिचुएशन आई थी उस समय जापान में। जब दुनिया व्यस्त थी कोविड में, कोरोना काल में, तो जापान ने अपना फुगाकू नाम का एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च कर दिया। फिर उसी कंपनी ने, जापान ने ही फिजित्सु लॉन्च कर दिया 1 साल बाद। फिर अमेरिका वाले से रहा नहीं गया, तो उन्होंने 2023 में अपना सबसे तेज फ्रंटियर ला लिया, ठीक है। और अगली बात जो हमने येलो कलर से कर रखी, इसे आपको याद करना जरूरी है। जो इस पूरे PDF में रेड हो और येलो हो, उसे आप लोग याद कर लो। बहुत से लोग कम याद करना चाहते हैं, ये उनके लिए मैंने कर रखा है कि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो किस लिए मेजर करते हैं, मापते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड में मापा जाता है, ओके। अगला पॉइंट हमारा है, जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है उनमें कौन कौन से कंप्यूटर कैसे कैसे आए। सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो CDC 6600, CDC 6600 आया, जिसका आविष्कार सैमूर क्रे ने 1963 में किया। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी कंप्यूटर की डिस्कस किया था, CDC 6600। इसमें मैंने शायद नहीं लिखा, इसमें 6000 है, ठीक है। लेकिन ये सुपर कंप्यूटर आपका है CDC 6600। इसका टाइम जनरेशन है 1963, टाइम पीरियड पड़ा हुआ है। तो आपको याद रखना है, पहला सुपर कंप्यूटर 1963 में आया। किसने बनाया, सैमूर क्रे ने बनाया। क्या नाम था, CDC 6600। फिर याद रखना है क्रे 1 क्या है, सुपर कंप्यूटर है, और इसका आविष्कार जो है, इसका भी आविष्कार सैमूर क्रे ने किया 1975 में। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वहां पे अगर दिया रहेगा क्रे फर्स्ट, तो आप इसको लगाओगे। अगर क्रे फर्स्ट नहीं रहेगा तो वहां CDC 6600 रहेगा, तो इसको लगाओगे। दोनों में से एक ही रहता है, तो अब दोनों में से कोई भी रहे तो उसे हम फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं, ओके। ये आपको याद बताने वाली जिसमें ये बात थी, जो आपको याद रहनी चाहिए। अब अगला है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, वो आपका नाम क्या रहेगा, परम 8000। आप याद रखोगे इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर या फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। दुनिया का कौन सा इस समय है, इस प्रेजेंट टाइम में फ्रंटियर। और सबसे पहला कंप्यूटर दुनिया का कौन सा हुआ करता था सुपर कंप्यूटर में, CDC 6600। अगर इसका नाम नहीं रहेगा तो किसका नाम रहेगा, क्रे फर्स्ट का। दोनों कंप्यूटर सैमूर क्रे ने बनाया। अगला नाम याद रखना है, जो आपका इंडिया का परम कंप्यूटर है 8000, 1 जुलाई 1991 में लॉन्च हुआ। किसने बनाया, CDAC ने। ये CDAC क्या है, CDAC का पूरा नाम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये जो संस्था है ये पुणे में स्थित है। इसी ने ही सबसे पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर बनाया था। और अगली बात याद रखना कि जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रेजेंट टाइम पे कौन है, प्रत्यूष है। कौन सा है, प्रत्यूष है या फिर मिहिर है। प्रत्यूष है, दूसरा कौन सा है, मिहिर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या नाम रखना है, प्रत्यूष या फिर मिहिर, जो कि एकदम लॉन्च हो चुका है, जिसे
IITM ने 26 जनवरी 2018 को बनाया था। कब बनाया? 2018 को IITM ने बनाया। IITM का मतलब क्या हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। क्या है? ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इसका हिंदी उच्चारण हुआ भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। ये जो अभी कंप्यूटर आपका प्रत्युष लगा हुआ है, ये आपका वेदर फोरकास्टिंग में ही लगा हुआ है। जब से 18 के बाद आप लोग ने फील किया होगा कि 18 में बन गया, तो 19-20 के बाद ही ये कंप्यूटर इम्प्लांट हो गया, तो देखा होगा कि थोड़ी बहुत सही जानकारी इस समय मौसम विभाग की मिलती है, क्योंकि इसके 2 यूनिट लगे हुए हैं प्रत्युष के। देखो यहाँ पे लिखा हुआ सुपर कंप्यूटर का एक 6.8 पेटाफ्लॉप कहाँ लगा हुआ है, एक अलग यूनिट लगा हुआ है जो कि नहीं, प्रत्युष की जो टोटल स्पीड है बच्चों वो 6.8 पेटाफ्लॉप है, जिसमें से 4.8 यूनिट नोएडा में लगा दिया गया है और 2 यूनिट पुणे में लगाया गया है। आपको याद रखना है कि जो प्रत्युष है किसने बनाया? IITM ने बनाया। लेकिन ये कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कितनी है? 6.8 पेटाफ्लॉप। इसमें से एक यूनिट आपका कहाँ लगा हुआ है? नोएडा में, और दूसरा यूनिट कहाँ लगा हुआ है? पुणे में। ओके। भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? वैसे दुनिया का फादर ऑफ कंप्यूटर आप लोग जान चुके हैं कौन है? चार्ल्स बेबेज। आधुनिक जगत का कंप्यूटर, आधुनिक विज्ञान का फादर कौन है? आपका एलन ट्यूरिंग। लेकिन भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय पांडुरंग भटनागर। ये आपको नाम याद रखना है, विजय पांडुरंग भटनागर। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म है। अनुपम सुपर कंप्यूटर जो है ये कहाँ बना है? ये बार्क मुंबई में बना हुआ है। कहाँ पे है? बार्क मुंबई में। ओके, ये अनुपम जो संस्था है ये DRDO की ही एक ब्रांच है। ओके, नहीं, DRDO की भी ब्रांच नहीं, ये बार्क अलग है, सॉरी, बार्क अलग है। बार्क अपनी खुद की एक ब्रांच है, ये मुंबई में है। जो आपका एक अलग सुपर कंप्यूटर है, फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर है, इसे किसने बनाया? NAL ने बनाया। इसका पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये बंगलोर में है। ओके, और जो आपका पेज सीरीज के जो जितने भी कंप्यूटर हैं वो DRDO की जो लेबोरेटरी है वो अनुराग है। मैं यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। जो अनुराग नाम की जो लेबोरेटरी है ये DRDO की है, और इसी अनुराग लेबोरेटरी में पेज सीरीज बना हुआ है। अनुराग का पूरा नाम होता है एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। ओके, और फिर ये आपका प्रत्युष के बारे में अभी हमने चर्चा कर लिया। आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे? कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसे मापते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड। सबसे पहला याद रखोगे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड। फिर क्या याद रखोगे? दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600। अगर ये नाम नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा? क्रे फर्स्ट मिलेगा। दुनिया का प्रेजेंट टाइम में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। फिर भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रत्युष। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। ओके, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? विजय पांडुरंग भटनागर को। अनुराग का पूरा नाम क्या है? एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एनालिसिस ग्रुप। अनुराग जो है ये एक लेबोरेटरी है, कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। ये जो लेबोरेटरी है किसके द्वारा बनाई गई है? DRDO के द्वारा बनाई गई है। और DRDO की जो लेबोरेटरी है अनुराग, इसमें कौन से सीरीज के कंप्यूटर लॉन्च होते हैं? पेज सीरीज के। एक अगली बात और याद रखना है, फ्लो सॉल्वर नाम का जो सुपर कंप्यूटर है ये नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड बंगलोर में बनाया गया। ठीक है, और प्रत्युष के बारे में ये टर्म आपको मैंने बताया जो कि आपको याद रखना है। क्या इसकी 2 यूनिट हैं? एक यूनिट आपकी लगी है नोएडा में 4.8, और फिर 2 यूनिट जो बची हुई है वो कहाँ लगी है? पुणे में। और कितना इसकी स्पीड है? 6.8 पेटाफ्लॉप। कंफर्म? अब बस जनरेशन में आपको इतना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म याद रखने हैं और आपको ये टेबल जो मैंने बता रखी। ठीक है, अगला हम देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर के टाइप कितने होते हैं तो देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, सब लोग इसको देखो, थोड़ा सा इसे जूम कर दें। यहाँ पे चार्ट बना हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कोई पूछेगा कंप्यूटर के टाइप कितने हैं तो आप बताया करोगे कि कंप्यूटर को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कंप्यूटर को जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप से किया गया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन के बेस पे है, मतलब कि अनुप्रयोग के आधार पे। दूसरा साइज या कैपेसिटी के बेस पे है, और तीसरा पर्पस यानी उद्देश्य के बेस पे है। मतलब एप्लीकेशन अनुप्रयोग के आधार पे। दूसरा कौन सा कंप्यूटर कितना छोटा है और
कितना बड़ा है या फिर कितना ज्यादा पावरफुल है उस आधार पे है। और तीसरा उद्देश्य के आधार पर, जैसे काम में लाया गया वैसे टाइप के कंप्यूटर है। तो कैसे याद रखोगे? सबसे पहला एप्लीकेशन के बेस पे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड अक्सर हम पढ़ते आते हैं, जो लिखा हुआ है। अनुप्रयोग के आधार पे बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। फिर क्या है? बेस्ड ऑन साइज, जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे साइज बढ़ता रहेगा और स्पीड भी बढ़ती रहेगी। माइक्रो के बाद मिनी, नीचे की ओर गए मतलब साइज बढ़ा और कैपेसिटी बढ़ी। फिर मेन फ्रेम का साइज बढ़ा और कैपेसिटी बढ़ी। सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल हो गया, नीचे की ओर जाएंगे पावरफुल बढ़ता चला जाएगा। ओके, अब हमें याद रखना है माइक्रो कंप्यूटर हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर हमारे उससे बड़े कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम और बड़े होते हैं, सुपर और बड़े होते हैं। अब इनकी हम डिफिनेशन सहित देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? आपको याद रखोगे, दोज आर कंप्यूटर वर्क एट द वेरिएबल इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो वेरिएबल पे काम करते हैं, चर राशियों पे काम करते हैं, पहले से कोई चीजें फिक्स नहीं होती है, वो सारे कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई? ऐसे डिवाइसेस देखोगे जिसमें सुई लगी होगी, ऐसे डिवाइसेस जिसमें घड़ी की तरह काम करेगा, वो सारे डिवाइसेस एनालॉग बेस होते हैं। जैसे आपकी जो एनालॉग वॉच भी आती है तो वो एक टाइप की क्या है? डिवाइस है। तो वैसे ही कंप्यूटर शुरू में हमने पढ़ा, अबाकस एक प्रकार की कैलकुलेटिंग डिवाइस हुआ करती थी, अबेकस जिसे हम कंप्यूटर कहते थे। वैसे ही आपका एनालॉग है। एनालॉग जो कंप्यूटर है ये वेरिएबल पे काम करेगा। अगर कोई भी डिवाइस देखो जिसमें सुई की तरह डिवाइस बनी हुई है तो वो एनालॉग के बेस पे काम करती है। जैसे आप लोग हवा भराने के लिए जाते हो तो वो हवा का प्रेशर चेक करता है, तो उसकी डिवाइस एक प्रकार की सुई की तरह ही रहती है जो आगे पीछे बताती है, और पैप हमारा जो मोटर होता है, जो हमारे वाहन होते हैं उनके पैप में वो चेक करके लगाते हैं तो आसानी से चेक कर लेता है कितना प्रेशर है। मैंने लिखा है कि भौतिक राशियों जैसे कि ताप नापना है, कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर मापना है, विद्युत का प्रवाह मापना है, लंबाई मापनी है, आदि को मापने हेतु एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात क्या रखना है? एनालॉग जो कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है, ये बात याद रखना है। एनालॉग में जो भी डेटा होगा वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा। कंफर्म? यह कंप्यूटर डेटा के बढ़ते या घटते क्रम को सिग्नल या पल्स के रूप में दिखाता है। हवा कम है या ज्यादा है, ये मीटर ऊपर नीचे जाता है। ओके, तो जो आपकी गाड़ियों में मीटर लगा होता है स्पीडोमीटर, वो भी एनालॉग टाइप का रहता है। स्पीड में गाड़ी रहेगी तो आपका मीटर ऊपर की ओर जाएगा, डाउन करोगे तो चलाएगा नीचे की ओर, मतलब घटते और बढ़ते हुए क्रम में दिखाता है। विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के जनक कौन से थे? साइबोर्ग थे, याद रखना। साइबोर्ग दुनिया के पहले एनालॉग कंप्यूटर के जनक थे। तो 3-4 बातें एनालॉग में याद रखना है। एनालॉग कंप्यूटर वेरिएबल पर काम करता है, मतलब कि भौतिक राशियों पे काम करता है। इसका प्रयोग ताप मापने में, दाब मापने में, विद्युत धारा प्रवाह मापने में, लंबाई मापने में किया जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई? जहां भी जाओ अगर देखो उस सुई की तरह डिवाइस बनी हुई है, मतलब एनालॉग घड़ी की तरह है, घड़ी की तरह मतलब 1 2 3 जो नंबर वाली घड़ी होती है, अगर उस तरह की कोई डिवाइस है उससे वो कोई चीज नाप रहे हैं तो अब जान जाना है कि वो एनालॉग पे काम करती है। कंफर्म? और दूसरी बात याद रखना है कि एनालॉग में जो डेटा होगा वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अब देख लेते हैं डिजिटल डेटा। आपका जो डिजिटल डेटा रहेगा, डिजिटल कंप्यूटर रहेगा, वो डिजिट पे काम करेगा। क्या रखोगे? ऐसे कंप्यूटर जो डिजिट पे काम करें। किस पे काम करें? डिजिट पे काम करें, उन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो किस पे काम करें? डिजिट पे काम करें, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? डिजिटल कंप्यूटर। कंफर्म? ऐसे कंप्यूटर जो वेरिएबल पे काम करें उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर बोलेंगे। अब डिजिट वाले में देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमें डेटा जो हमारा रहेगा वो निरंतर नहीं रहता है, डिस्क्रीट रहता है। याद रखो, डिस्क्रीट डेटा कहाँ रहता है? डिजिटल में। कॉन्टिन्यूअस डेटा कहाँ रहता है? एनालॉग में। ओके, इसमें या फिर कह सकते हो जितने भी घड़ी हमारी जो आती है जिसमें नंबर सिस्टम लगा होता है, छोटे बच्चों की भाषा में बात करें कि लुक जिसमें हुआ करता है, नंबर सिस्टम इसमें लगा होता है, 1 2 3 ऐसे चला करता है ऑटोमेटिक। तो ये सारी जो घड़ियां हैं ये आपका डिजिटल पे बेस है। ओके, अब उसके बाद देख लेते हैं हाइब्रिड। दोज आर कंप्यूटर वर्क एट द बोथ डिजिट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर कोई भी कंप्यूटर रहेगा जो बोथ पे काम करेगा, दोनों पे काम करेगा। दोनों का मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी हमारे पास कंप्यूटर है जो वेरिएबल पे भी काम कर रहा है प्लस
डिजिट पे भी काम कर रहा है, इसमें दोनों चीजें हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे। हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है वो एनालॉग डिजिटल और एनालॉग दोनों सिद्धांत पे कार्य करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग ज्यादातर मेडिकल फील्ड्स में करते हैं, पेट्रोल पंप पे करते हैं, या फिर वायुयान एवं फाइटर प्लेन पे किया जाता है, जहां पे बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की नीड होती है, वहां पे हाइब्रिड का काम करते हैं। ओके, अगला हमारा है, ये तीनों कंफर्म हो गए। एनालॉग कंप्यूटर घड़ी की सुई की तरह होता है, डिजिटल कंप्यूटर नंबर वाली सुई की तरह होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों की तरह होता है। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। बच्चों, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, ऐसे याद रखो, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में छोटे होंगे, कम स्टोरेज वाले होंगे एवं सामान्य कार्य क्षमता वाले होंगे। जो जनरल पर्पज में, जो हमारे सामान्य दिनचर्या में जो कंप्यूटर रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहा जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो। क्या बोलोगे? माइक्रो कंप्यूटर को, इसको मैं इसी ऊपर ही लिख दिया, हाँ, माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन अ चिप कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर को पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। बस, माइक्रो के बाद बच्चों मिनी कंप्यूटर आया, जो कि खास बात है, इसमें याद रखो। सबसे पहले याद रखना है कि मिनी कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। मिनी जो कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर को हम मीडियम साइज कंप्यूटर भी कहते हैं, इसे बोलते हैं मीडियम साइज कंप्यूटर भी कहते हैं। इसकी जो कार्य क्षमता होती है वो ज्यादा होती है माइक्रो कंप्यूटर से। इसका जो प्रयोग होता है वो मध्यम वर्ग की कंपनियां करती हैं। ऐसे मानो जो मिनी कंप्यूटर है उसका अगर हमें बैकअप लेना है, लार्ज अमाउंट में डेटा को जमा करके रखना है, नेटवर्किंग के फील्ड में काम करना है, तो क्या यूज करेंगे? मिनी कंप्यूटर। लेकिन डेटा बहुत बड़ा भी होता है और मीडियम साइज का भी रहता है। मीडियम साइज का है तो मिनी यूज करेंगे, ठीक है। नेटवर्किंग यूज कर रहे हैं, नेटवर्किंग मीडियम साइज की है तो क्या यूज करेंगे? मिनी यूज करेंगे। इसके कुछ कंप्यूटर के नाम दिए हैं। हॉनीवेल 200 जो सीरीज है, ये किसका है? मिनी कंप्यूटर का। K202, SDS92, TT990, ये मॉडल नंबर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको ये जानना है कि मिनी कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? आपका लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए। क्या? लार्ज अमाउंट में अगर हमें डेटा स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है? डेटा स्टोर करना है, प्लस नेटवर्किंग, 2 फील्ड में इसका काम करते हैं। अभी ये क्लियर होता है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है, ये अधिक स्टोरेज वाला होता है, इसकी कार्य क्षमता अधिक होती है, इसे हम बिग आरएन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिग आरएन किसे कहते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर को। और मिड रेंज कंप्यूटर किसे कहते हैं? मिनी कंप्यूटर को। इसका प्रयोग जो रेलवे रिजर्वेशन में यूज करेंगे, बीमा कंपनियां यूज करेंगे, या फिर बहुत बड़े हॉस्पिटल इसका प्रयोग करेंगे। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? CDC साइबर सीरीज है, ICL 39 सीरीज है, IBM की 4381 है। और याद रखना है इनैक भी एक प्रकार का मेन फ्रेम कंप्यूटर था जो कि बहुत बड़ा था। मेन फ्रेम कंप्यूटर में 8 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम का जनरली प्रयोग आता है। कौन सा? 8 बिट का। थोड़ा सा इसमें जानने वाली बात है, जानता है। आपके पास अगर बच्चों 2 कंप्यूटर होते हैं, एक आपके पास मिनी कंप्यूटर होता है, कौन सा कंप्यूटर? मिनी, और दूसरा हमारे पास अगर कौन सा है, थोड़ा सा अच्छा लिखूं, अगर हमारे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, ओके, और दूसरा कंप्यूटर हमारे यहाँ पे है मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो मुझे याद रखना है कि जो मिनी कंप्यूटर होगा इसका प्रयोग हम सबसे पहले जो इसका प्रयोग है हम करते हैं लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए। सबसे पहली बात याद रखना है कि जो मिनी कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर का जो प्रयोग करेंगे लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि नेटवर्किंग के फील्ड में, नेटवर्किंग के फील्ड में, तो नेटवर्किंग के फील्ड में बात करेंगे तो कौन सा कंप्यूटर यूज होगा? मिनी कंप्यूटर। और अगर हम बात करेंगे लार्ज अमाउंट में डेटा को जमा करने के लिए, तब भी हम मिनी कंप्यूटर का यूज करेंगे, ठीक है। और वैसे ही आपका अगर हम बात कर लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को, तो मेन फ्रेम भी कंप्यूटर लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने में किया जाता है, ओके। दूसरा किस में यूज होता है? नेटवर्किंग के फील्ड में, नेटवर्किंग के
फील्ड में। अब बात आती है कि सर दोनों तो एक ही आपने लिख दिए, हाँ लिख दिया दोनों एक ही। अगर हमारे पास, मैंने बताया कि इन दोनों कंप्यूटर को जनरली हम पर्सनल काम में नहीं लेते, सबसे पहली बात याद रखो। इनका जो यूज है ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। अगर हमारे पास 100 से 200 यूजर है, एक स्मॉल में है, कितना है, स्मॉल है, ये किससे बच्चों स्मॉल रहेगा, मेन फ्रेम से। अगर 200 से 200 है, नेटवर्किंग करना है तो क्या यूज करेंगे, मिनी कंप्यूटर। अगर हमारे पास यही आंकड़ा 1 के 1000 तक पहुंच जाता है तो मेन फ्रेम। अगर हमारे पास एक लिमिटेड डेटा है, जो ज्यादा डेटा नहीं है, स्मॉल कंपनी का डेटा है, स्मॉल कंपनी का लार्ज अमाउंट में डेटा है तो मिनी यूज करेंगे, और बहुत बड़ा डेटा है तो मेन फ्रेम यूज करेंगे। मतलब लार्ज अमाउंट डेटा तो हम अपने हिसाब से, तो हमारे हिसाब से वो ज्यादा रहता है, लेकिन वो लार्ज अमाउंट डेटा छोटी कंपनियों के लिए है। अगर वही बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट है, सो बिग लार्ज अमाउंट, यहाँ कहेंगे सो बिग, अगर बहुत बड़ा डेटा है तब यूज करेंगे मेन फ्रेम। तो आपको समझ में आएगा मिनी और मेन फ्रेम का काम एक ही है, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि मिनी थोड़ा सा कम पावरफुल है और मेन फ्रेम बहुत पावरफुल है, बस इतना याद रखना है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत से प्रोसेसरों से बना तीव्र प्रोसेसिंग एवं अधिक स्टोरेज वाला कंप्यूटर होता है। मतलब इसकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है बहुत अधिक होती है, इसमें मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस लगी होती हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं उनको ये सॉल्व करने वाला होता है। ये 1 सेकंड में आपके अरब से ज्यादा कैलकुलेशन को कर पाता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग हम मौसम विभाग के पूर्वानुमान में, मतलब कि वेदर फोरकास्टिंग में, मैथमेटिकल साइंटिफिक कैलकुलेशन को करने में, रिसर्च में, आपका परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में, सैन्य अनुप्रयोग में, मतलब और आपका जो मिसाइल वगैरह लॉन्च करते हैं उन सब में सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। मतलब बहुत बड़े एक स्कोप पे, एक आम जनमानस से दूर जो कंप्यूटर है जिसका यूज जो साइंटिस्ट वगैरह बहुत बड़े रिसर्च लैब वगैरह में किया जाता है, वो सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर जो एक बेसिक साइकिल होती है वो 4 to 20 नैनोसेकंड का होता है, याद रखना है। सुपर कंप्यूटर मिनिमम इसका जो एक साइकिल कंप्लीट होगा वो 4 से 20 नैनोसेकंड में पूरा कर देता है। कुछ एग्जांपल क्या है, क्रे फर्स्ट है जो कि पहला सुपर कंप्यूटर है, CDC 6600 को भी हम पहला कहते हैं, परम 8000 भारत का पहला है, पेस जो कंप्यूटर है ये DRDO का है, परम पदम ये सीडैक ने बनाया है, ये भी आपका एक प्रकार का कंप्यूटर है। परम पदम देखिए किसका बनाया हुआ है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। PARM हाँ, ये सीडैक नहीं बनाया, कंफर्म है। जो आपका परम पदम है, ये परम सीरीज की जो कंप्यूटर है वो सीरीज किसने बनाया है, आपका सीडैक ने बनाया। सीडैक के बारे में मैंने बताया, ये पुणे की कंपनी है, इस पुणे में है इसका हेड ऑफिस। ओके, तो ये आपका क्या था, सुपर कंप्यूटर के बारे में था। अब एक लास्ट बचता है, आपका लेक्चर भी हमारा लंबा हो रहा है, अब हमारा एक लास्ट बचता है बेस्ड ऑन पर्पस के बेस पे। सबसे पहला जनरल पर्पस, साधारण कार्य के लिए ऐसे कंप्यूटर जो किसी भी प्रकार के कार्य, जो सिंपल टास्क होते हैं, डिफरेंट टाइप के काम होते हैं, डेटा को जमा करना, टाइपिंग करना, या फिर टाइपराइटर वगैरह के लिए, प्रिंटिंग वगैरह करने के लिए, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर है। और जो एक स्पेशल टाइप के कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर, वो सारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हैं। जो कुछ लिखा हुआ है, ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य को करने हो डिजाइन किए जाते हैं। इनमें प्रोग्राम या फिर जो इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है वो अस्थायी रूप से स्टोर रहता है, एवं ये कंप्यूटर उस विशेष कार्य हेतु ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ना कि सामान्य कार्य। मतलब ये कंप्यूटर जिस काम के लिए बना दिया गया सिर्फ वही कार्य करेगा, दूसरा कार्य नहीं कर पाएगा। ये सिंपल कोई भी टास्क को कर सकता है। तो ये आपका, अभी हमने जो आज का हमारा थंबनेल था कि हमें सीखना था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में और टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। फिर भी किसी का कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट में हमें भेज सकता है। इसके बाद एक टॉपिक है, वो भी हम थोड़ा सा देख ही लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ IT गैजेट। जैसे कि कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आप लोग जानते हैं। कंप्यूटर हमें दुनिया भर में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने का काम करता है। हम घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से इजीली कनेक्ट होके कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ये आपको लोगों को पता है। ओके, अब क्या है, जो कंप्यूटर का जो प्रयोग है एजुकेशन, शिक्षा संचार, एजुकेशन में करते हैं,
कंप्यूटर के जो आईटी गैजेट्स हैं उनका हम बैंकिंग के फील्ड में करते हैं, हॉस्पिटल के फील्ड में करते हैं, यानी चिकित्सा के फील्ड में, वैज्ञानिक अनुसंधान में करते हैं, मनोरंजन के फील्ड में करते हैं, गवर्नमेंट ई गवर्नेंस के फील्ड में करती है, डिजाइनिंग वगैरह में यूज करते हैं। बहुत सारे फील्ड हैं जहां पे हम आजकल कंप्यूटर के लेटेस्ट आईटी गैजेट का प्रयोग करते हैं। ये था एप्लीकेशन। तो ये आपका टॉपिक था। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होने वाले हैं, चाहे ट्रिपल सी की, ओ लेवल की, ईसीसी की, बीसीसी की, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सब में ये महत्वपूर्ण है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आज के टॉपिक में है, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा जितना रेड कलर से है, और ये जो हमने इंपॉर्टेंट ऊपर टर्मिनोलॉजी लिखाए हैं जनरेशन की, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे बताइएगा, मैसेज करिएगा, मैं सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा। आज की क्लासेस को यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। थैंक्स।